हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ड्रीम डोज। सो गाइज आज आपके ना तो सिर्फ हिस्ट्री या पॉलिटी एक पर्टिकुलर चीज़ों का नहीं है क्वेश्चन, बल्कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर के लिए गए क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है आपका बिहार जो दरोगा का मेंस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके ईएसआई जो हो रहा है उसके लिए भी होगा एग्जाम, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, स्पर्धा मतलब वो लैक ऑफ कंपटीशन बोल रहा है कि मतलब जिस बाजार में लैक ऑफ कंपटीशन हो उसको क्या बोलते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन, मोनोपोली बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोनोपोली जो होता है वो एक ही प्रोडक्ट का मतलब बाजार में अधिकार चल रहा होता है, मतलब सिंगल जो भी प्रोडक्ट है उसी का अधिकार चल रहा होता है। या वो चाहे तो प्राइस भी बढ़ा दे या तो चाहे प्राइस कुछ भी कर दे, क्वालिटी ख़राब दे दे, हाई प्राइसेस ले, और हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा कि हम लोग उसके अलावा किसी और चीज़ को सब्सिट्यूट में ले पाएँ। दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली। तो ये क्या हो जाएगा? लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, दैट इज़ मोनोपोली। बुल और बियर शब्द डैश में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, ये सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है आपका कि बुल और बियर शब्द का प्रयोग किस चीज़ों में किया जाता है, तो आपको पता होगा कि ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और इसमें आप इम्पॉर्टेंट ये कर सकते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। देखिए, क्या पूछ लिया जाता है? जो बुल है ना, शब्द बुल, इसका मतलब क्या होता है और बियर का मतलब क्या होता है, यहीं पे मैं बताती हूँ। बुल और बियर का मतलब क्या होता है। देखिए, बुल मतलब होता है कि जब प्राइस अप हो उसको बुल बोलते हैं, और बियर मतलब जब प्राइस क्या हो, लो हो, दैट इज कॉल्ड, जब पैसा गिरे उसको बियर बोलते हैं और जब पैसा उठे, बढ़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं। देखिए, इसको बुल को हिंदी में कुछ ऐसा, मतलब जो पैसा बढ़ रहा है उसको, इसको तेजड़िया भी बोलते हैं, तेजड़िया भी बोलते हैं। तेजड़िया मतलब कि प्राइसेस जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और जो ये बियर मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका मंदरिया, मंदरिया। ओके, इसका मतलब होता है कि आपका मंदी, मतलब पैसे जो है आपके प्राइस वो जो है वो गिर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा डैश के विक्रय और क्रय के संदर्भ करता है। ओके, देखिए इसका क्या कह रहा है। देखिए, जो ओपन जो मार्केट होता है वो सेल्स एंड परचेज करता है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की है? ओके, मतलब ये आपका पूछ रहा है कि मतलब बिना कांटेक्ट किए हुए ही मोबाइल के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये किसने किया था? तो ये आपका किया था आईसीआई बैंक ने। ओके, आईसीआई बैंक ने किया था। ये शुरू कब हुआ था? तो 2016 से शुरू हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका मुंबई में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, इससे क्वेश्चन बेसिकली अक्सर पूछे ही जाते हैं। देखिए, अगर पूछ रहा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है प्राथमिकता क्षेत्र, मतलब कहाँ गया, हाँ, प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी। देखिए, एक ये जो होता है ना सेक्टर, वो 3 तरह का होता है। सेक्टर इज़ 3 टाइप्स। एक तो पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्सरी। जो प्राइमरी होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से चीज़ें हमें डायरेक्टली यूज के लिए मिल जाती हो, जैसे नेचर से जो भी चीज़ हमें प्राप्त होते हैं, फिर दूध ये सब सारे हमारे प्राइमरी हो गए। अब देखिए सेकेंडरी क्या होता है कि जहाँ से चीज़ों का मैन्युफैक्चर या निर्माण होता है। ठीक है, जहाँ से चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर निर्माण ऐसा कुछ होता है, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और टर्सरी मतलब होता है कि जो सेवा प्रदान की जाती है, वो टर्सरी। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राइमरी, ओके, प्राइमरी एरिया पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? देखो, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है हमारा वो क्या है? ये तो हमें सेवा मिल रहा है ना, तो ये हमारा टर्सरी हो जाएगा। लेकिन ये जो है हमारा कृषि, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है?
देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, डीजीपी नहीं है, यहाँ पे आपका होगा जीडीपी। जीडीपी ओके। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी डिपार्टमेंट होता है वो जीडीपी की जनगणना करता है, मतलब गणना करता है, सॉरी जनगणना नहीं होगा, गणना होगा। देखिए पहले तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलेंगे इसे तो बोला जाएगा इसको सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए जीडीपी वो चीज़ें होती है जो मतलब ऐसा आप कह सकते हो कि एक ईयर के मतलब एक साल के अंदर जो हमारे देश के बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी उत्पादन या फिर प्रोडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो सीएसओ हो जाएगा, सॉरी सीएसओ हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ऑप्शन विल बी डी। ओके अब एक चीज़ देखिएगा कि सीएसओ होता है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो सीएसओ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपका हुआ था फॉर्मेशन 1951 को हुआ था, और डेट भी हो सके तो याद कर लीजिएगा, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2 मई 1951 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका दिल्ली। ओके और एक और चीज़ जो ये होता है ना सीएसओ का ऑफिस, ये किसके अंतर्गत आता है, तो वो होता है ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंट के अंदर आता है। ओके ये क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक भारतीय श्रम बल की अनुमानित वृद्धि कितनी हो जाएगी, मतलब व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेटेड इंक्रीज ऑफ द इंडियन लेबर फोर्स बाय द 2020। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 160 to 170 मिलियन। लेबर फोर्स जो हो जाएगा वो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, 160 to 170। ओके इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारा भारत विश्व में फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा। ओके देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा जो बीपीएल के नीचे प्रतिशत है उसका मतलब क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आई थिंक आप सबको पता होगा, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हो या इवन आपने बिहार का कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आपने ज़रूर ये सेंसस 2011 का ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22%। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी, बीपीएल का ये क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके चलिए नेक्स्ट, वेयर डिड ऋग्वेदिक आर्यंस लिव इन इंडिया, कहाँ रहते थे। देखिए इसका बोल रहा है ना कि ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे सप्त सैंधव एरिया में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सप्त सैंधव एरिया कह रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 रिवर वाला। ठीक है अब इसमें से देखो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देख लो आप लोग कि वो 5 रिवर का तो आपको पता ही कि 5 रिवर कौन सा था, इसको बोला जाता है पंजाब। उस टाइम 5, अभी का तो नहीं लेकिन उस टाइम कितने थे, 5 नदी थे। देखो कौन कौन से, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, और छठा में घाघर, और सतमा में क्या हो जाएगा, तो वो आपका सरस्वती हो जाएगा। तो ये 7 रिवर सप्त सैंधव क्षेत्र हो जाएगा। ओके रुद्रामन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। ओके देखिए इसमें एक चीज़ और याद कर सकते हो, अशोका थे, फिर स्कंदगुप्त थे, फिर रुद्रामन थे, ये सबको ना संस्कृत भाषा में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो रुद्रामन भी है ना यहाँ पे, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है, तो वो है आपका संस्कृत भाषा में। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, देखिए इजी क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जो जीवनी किसने लिखी है, तो वो आपका हो जाएगा बाण भट्ट ने। अब बाण भट्ट ने लिखा है तो आप बताएंगे कि बुक का नाम क्या है। हर्षचरित्र बुक का नाम है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर डिड ऋग्वैदिक आर्यंस लिव्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया। देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल रहा है तो ये आपका हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल रहा है ना, तो आपका हो जाएगा बेंटिक। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला होता
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला होता तो वो आपका हो जाता वैरेन हेस्टिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें बट इम्पॉर्टेंट होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ओके तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो हो जाएगा आपका वैरेन हेस्टिंग। क्लियर? ओके अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड। देखिए अगर पिट्स इंडिया एक्ट पूछ रहा है कि पास कब होगा, तो देखिए इसको ना ये मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोला जाता है। इस टाइम क्या हुआ था, डुअल कंट्रोल था कंपनी का, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था जब पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था। तो कब हुआ था ये, तो ये कौन सा था, 1784। देखिए बहुत लोग को लग रहा हो कि 1773 होगा, तो इस टाइम 1773 को क्या हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट था। ओके इट्स रेगुलेटिंग एक्ट, सो आंसर विल बी 1784। और इसको ईस्ट इंडिया एक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया एक्ट जो था, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ सॉली होल वॉज फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बोल रहे सॉली होल की लड़ाई देखिए किन के बीच में लड़ी गई थी, तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। देखिए सबसे पहले तो बैटल ऑफ सॉली हुआ कब था, तो हुआ था आपका 1612 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो आपका ब्रिटिशर्स वर्सेस पुर्तगीज, ठीक है ना। क्या हुआ था, पुर्तगाल के बीच में हुआ था, ब्रिटेन और पुर्तगाल में, सूरत सिटी में। ओके सो आपका ऑप्शन ये 4 हो जाएगा, और आपका पुर्तगाल मतलब 4 और 1 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो योर ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट, सो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। देखिए राष्ट्रपति का हर एक आर्टिकल खुद में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो इसे याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि कार्यकाल पूछ रहा है, तो अगर कार्यकाल होता कितने साल का है राष्ट्रपति का, तो 5 ईयर्स का होता है, और ये प्रथम नागरिक भी होता है हमारे देश का। देखिए सारे बस 4 ही तो आर्टिकल्स हैं, देख लेते हैं। देखिए 53 में कौन सा है, तो आपका 53 में है कार्य एवं शक्ति। जो भी कार्य एंड शक्ति जो होता है वो आपके कितने आर्टिकल में है, तो वो आपके 53 में। 56 में क्या है, तो आपका 56 में है कार्यकाल, मतलब जो टेन्योर होता है, और यहाँ पे कार्यकाल ही पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 55 में क्या है, तो 55 में है आपका 55 में क्या 55 में आपका निर्वाचन है, और 52 में क्या है, तो 52 में है पद। ओके सो आपका यहाँ पे कार्यकाल पूछा, टेन्योर पूछा, तो ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। ओके सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्तियाँ हैं, देखिए ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड्स द composition and jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर देखा जाए आर्टिकल्स, तो वो है आपका 124 से लेके 147 के बीच तक का है, ठीक है। अब आर्टिकल जो 124 है उसमें क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है ना गठन, वो 124 आर्टिकल में है। 125 में आपका सैलरी है, फिर 126 में एक्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका एक्टिंग है, फिर 127 में अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस का, 128 में रिटायरमेंट है। और तो यही चीज़, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की रचना हेतु कार्य संविधान के अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। तो ये इस आपका जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 137 से 141। ओके देखिए ओके ऐसे अगर बेसिकली देखा जाए तो 137 और 138 होता है, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ओके देखिए ये क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर जो हो गया हमारा क्या हो गया, यूटी हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और विधानमंडल पता ही है आपको कि विधानसभा और विधान मंडल होता है, सॉरी विधानसभा और विधान परिषद होता है। सो गाइज इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या होगा। ओके आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पता है बिहार में है कि नहीं है, विधानमंडल नहीं है, आपको ये पता होगा। देखिए वैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है ना, लेजिस्लेटर वो मतलब कहाँ पे नहीं है, तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे है। आंध्र प्रदेश में है, फिर बिहार में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह पे है। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हो गया, अब यूटी हो गया है। तो अब यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है, तो आपका बोथ हो जाएगा। ऐसे ये कॉन्ट्राडिक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ये और ये दोनों हो जाएगा, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति जो होती है वो प्रेसिडेंट में निहित होती है, राष्ट्रपति में, सॉरी राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। अब राष्ट्रपति, ओके एक और चीज़ें आप याद कर सकते हो इसमें कि जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो आर्टिकल 61 में है महाभियोग का, और शपथ जो है वो 60 में है, आर्टिकल 60 में उनका शपथ है। और जो शर्तें वगैरह कुछ होती है वो 59 में है, और जो योग्यता होती है वो 58 में है, पुनर्निर्वाचन 57 में, और कार्यकाल पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि 56 आर्टिकल में है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों को राष्ट्रपति को बताएगा? मतलब कि जो भी डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति को बताएगा, और वो 78 आर्टिकल्स के तहत, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा पीएम हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। देखिए मतलब आर्टिकल 78 के तहत जो मंत्रिपरिषद मतलब जो राष्ट्रपति है ना, ये सारा रिपोर्ट बताएंगे, तो किसको बताएंगे? तो राष्ट्रपति को बताएंगे। जो भी डिसीजन होगा या फिर जो भी हर चीज़ के बारे में वो राष्ट्रपति को बताएंगे ही बताएंगे। ओके, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, लोकसभा के 15% से मतलब 15% सदस्य, ठीक है, से अधिक संख्या नहीं होगी, तो किसकी? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। क्लियर, मतलब लोकसभा के 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। ओके, ऑप्शन विल बी डी। निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है? तो कौन करता है? तो ये हमारे करते हैं राष्ट्रपति, सॉरी ये हमारे करते हैं राष्ट्रपति। अगर सेंट्रल में राष्ट्रपति और स्टेट में गवर्नर मतलब राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 15वां राज्य बना है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन पूछा भी गया है। 15वां बोल रहा है राज्य कौन सा बना है, तो वो आपका बना है गुजरात। कब बना है? तो ये बना है 1 मई 1960 को। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान की कौन सी अनुसूची शक्तियों को विभाजन से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि 7 जो शेड्यूल था, जो डिवीज़न ऑफ जो पावर होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्ग, बोल रहा है रॉन्ग कौन सा है। देखिए आपको पता है आइसोथर्न जो होता है वो टेम्परेचर के लिए होता है, आइसोहेल सनलाइट के लिए होता है, आइसोबार दाब के लिए होता है मतलब प्रेशर, और आइसोएट जो होता है वो आपका ह्यूमिडिटी के लिए नहीं होता है, ये आपका रेनफॉल के लिए होता है, रेनफॉल के लिए होता है। सो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रॉन्ग बोल रहा है ना, कौन सा पेयर रॉन्ग है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डोलोमाइट जो होता है वो क्या है? तो ये आपका ऑप्शन ए है, सेडिमेंट्री रॉक, प्लूटोनिक रॉक, इग्नेशियस अग्नाशय रॉक, या इग्नेशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक।
देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होता है, ये बेसिकली जो होता है ना मेरा मेटामॉर्फिक रॉक से ही बनती है। और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आप पता ही है कि इसे पहले ही रूपांतरित बोला जाता है, जो कि कन्वर्ट होकर वापस से कुछ मतलब बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसे इसका डोलोमाइट क्या है, तो वो आपका सेडिमेंट्री रॉक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो MgCO3 CaCO3, ओके, डोलोमाइट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है मतलब इसके आप आगे जाओगे तो एक दिन आगे चले जाओगे, और इसके पीछे आप जाओगे इस लाइन से तो आप क्या हो जाओगे, एक दिन पीछे चले जाओगे, तो ऐसा कुछ होता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है वो क्या होता है, तो वो 180 डिग्री देशांतर होता है। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 23 सितंबर को जब दिन और रात दुनिया में बराबर होती है तब दिन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द को क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो 23 सितंबर को दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और एक और होता है आपका 21 मार्च भी होता है जो कि इक्वल होता है। अब जो 23 सितंबर को जब बराबर होता है ना उसको ऑटोनॉमल शरद ऋतु बोलते हैं, ठीक है। और जो 21 मार्च को जो इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ओके। अब एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे इस फिगर से कि देखिए जो भी मतलब देखिए सूर्य और पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो वो कौन सा होता है, तो 4 जुलाई को सबसे दूरी पे होता है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा धरती सूरज से दूरी कब ये होती है, तो 4 जुलाई को, और उसको क्या बोलते हैं, एफहेलियन। और नज़दीक कब होती है, तो 3 जनवरी को, उसको क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। अब एक और चीज़ देखिए, अब वर्नल इक्विनॉक्स है तो ये कब होता है, तो 20 और 21 मार्च को होता है। और ये जो विंटर सॉलिस्टाइस होता है वो कब होता है, दिसंबर 21-22 को होता है। और आपका एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे समर सॉलिस्टाइस होता है वो कब होता है, जून 21 या 22 को होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स ये क्या है हमारा, तो 22 या तो 22 देगा, 22-23 वो सितंबर को। क्लियर, ओके। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, मतलब ऑप्शन नंबर विल बी ए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर की परत का नाम क्या है जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर, इसका आपका ऑप्शन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं लोग, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर में कंफ्यूज रहते हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, देखिए आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद 10 से जो 50 तक, मतलब 50 तक आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। अगेन आपका मेजोस्फीयर आप देख सकते हो 80 तक है, और थर्मोस्फियर 90 तक है। अब एक और चीज़ आप देख सकते हो कि ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर ओजोन है। यहाँ पे देखिए एरोप्लेन जो होता है ऐसा चलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्ट्रेटोस्फियर में चलता है, ओके। आपका यहाँ पे बोल था 8 किलोमीटर ऐसा कुछ बोल रहा था, तो वो आपका हो जाएगा ये ट्रोपोस्फियर में। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डेज एंड नाइट आर सिमिलर हियर, दिन और रात कहाँ पे बराबर होती है। देखिए हमारा जो डे और नाइट जो होता है, डे एंड नाइट सिमिलर होता है, वो हमारा इक्वेटर पे होता है, ऑप्शन डी। क्लियर, ओके। गाइज ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होप यू लाइक दिस वीडियोस। अगर आपको चैनल क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।